दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपको एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूं। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि संबंधित विषय की क्लासेस आपको चैनल के माध्यम से मिल रही थी, चाहे एमपी पुलिस हो, एमपी टेट हो या कोई भी एग्ज़ाम हो। पीईबी के द्वारा सभी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाने लगे हैं। अभी जितनी वैकेंसीज आ रही हैं और भी बहुत अलग अलग विभाग की वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। तो अगर आप लगातार तैयारी करना चाहते हैं, वीडियो क्लासेस लेना चाहते हैं, तो अब आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं, एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट, यही चैनल का नाम है, यही हमारे एप्लीकेशन का नाम है। तो ये आप डाउनलोड कर लें, प्ले स्टोर पर भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से डायरेक्ट, और चाहे तो आप इसको नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, अगर आप पेड बैच में जुड़ जाते हैं तो आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे, पीडीएफ टेस्ट मिलेंगे, वीडियो क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी और स्टडी मटेरियल मिलेगा। अभी एमपी कांस्टेबल की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज रेडी है, एमपी टेट का तो चल ही रहा है, और भी जितने एग्जाम्स होने वाले हैं। साथ में जो अभी आपका रीट का फॉर्म भर रहे, राजस्थान जो टेट होता है उसका स्पेशल बैच 20 तारीख से बनेगा। 50 दिन का स्पेशल बैच रहेगा, टारगेट बैच रहेगा। इसमें आपको स्टडी मटेरियल, नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा। और आपको पता है कि मेरा लेवल क्या रहता है, जो भी एग्जाम होता है उससे थोड़ी ऊपर ही रहता है लेवल, कम नहीं रहेगा। मतलब आपकी तैयारी ऐसी कराई जाएगी कि जितने आपके नंबर मेरे टेस्ट में आते हैं उससे वहां ज्यादा ही आएंगे, कम तो बिल्कुल आ ही नहीं सकते हैं। इसलिए बिल्कुल आप निरंतर तैयारी करने के लिए जुड़े एप्लीकेशन से। व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, 998116 और 757 व्हाट्सएप नंबर है। इस पर मुझे ऑडियो से नाम बताकर, क्योंकि मेल और फीमेल के अलग अलग ग्रुप हैं, अगर नाम बताकर आप भेज देंगे तो आपको बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और एप्लीकेशन पर आपको फ्री टेस्ट भी कुछ मिलेंगे, लेकिन वो सिर्फ संडे को मिलेंगे। पेड बैच में आपको अल्टरनेटिव टेस्ट मिलेंगे। तो लगातार तैयारी करिए, अपना नुकसान बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है और कंपटीशन तो आपको पता ही है। कोई भी एग्जाम हो, लाखों की तादाद में फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसलिए एक सही जगह पर होना, सही गाइडेंस मिलना, स्ट्रेटेजी, रूटीन, टाइम टेबल, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, इसका एकदम परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज टाइम आपका वेस्ट होगा, मिलेगा कुछ नहीं। कम टाइम में बेहतर तैयारी करनी है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, चैनल से जुड़ सकते हैं और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब देखिए, जो हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था पारिस्थितिकी के बारे में, इकोलॉजी के बारे में, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। कभी कभी यही भूल जाते हैं कि पारितंत्र क्या है, पारिस्थितिक तंत्र क्या है, और हम देखते हैं इकोलॉजी क्या है, इकोसिस्टम क्या है। तो हमने पारितंत्र की बात करते हैं, तो इससे पहले एक बार पारिस्थितिकी को देख लें कि पारिस्थितिकी में क्या होता है। जीवों का उनके वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन, यानी जीवों से मतलब जिसमें जीवन है। और हम देखते हैं वातावरण क्या हो जाएगा, निर्जीव, यानी दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कह सकते हैं, चाहे पारिस्थितिकी को परिभाषित करें और चाहे हम देखते हैं पर्यावरण को परिभाषित करें, तो जैविक और अजैविक कारक। यानी जब भी पारिस्थितिकी की बात होगी तो किससे मिलकर बना होता है, जैविक और अजैविक कारकों, है ना। अब ये परिभाषा नहीं लिखेंगे कि जरूरी नहीं है कि ऐसा पूछे, तो हम सीधे हम देखते हैं कि मेन क्या हो जाएगा, चाहे जैविक कारक की बात करें और चाहे अजैविक कारक की बात करें, दोनों मिलकर किसको बनाते हैं, पारिस्थितिकी को या पर्यावरण को। जैविक कारक क्या हो जाएंगे, जो हम देखते हैं जिनमें जीवन है, पौधे, सूक्ष्म जीव और जीव जंतु। और अजैविक कारक क्या हो जाएंगे, जो वातावरण में हैं, जो हम देखते हैं प्रकृति से रिलेटेड हैं, जैसे जल की बात करें, सूर्य की बात करें, प्रकाश की बात करें, तापमान की बात करें, आर्द्रता की बात करें, ठीक है। अब जब पारिस्थितिक तंत्र की बात करते हैं तो एक जीव समुदाय का, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, एक जीव समुदाय का दूसरे जीव समुदाय के साथ, और हम देखते हैं उनके वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन। यानी दो जीवों का, एक जीव दूसरे जीव पर हम देखते हैं, एक जीव से मतलब हम देखते हैं, जैसे हम देखते हैं इसकी बात करेंगे, सूक्ष्म जीव की बात करें, है ना, और हम देखते हैं वनस्पति की बात करें, और हम देखते हैं जंतु की बात करें, तो हम देखते हैं क्या है, जीव, इनमें जीवन है। जंतुओं की बात करें, जंतु की, तो हम देखते हैं इनका, यानी एक जीव का दूसरे जीव के साथ संबंध और किस प्रकार के एनवायरनमेंट में रहते हैं, उनका अध्ययन
पारितंत्र कहलाता है। जबकि जीवों का उनके वातावरण से सीधा संबंध पारिस्थितिकी। इसमें क्या है, एक जीव का दूसरे जीव के साथ संबंध का अध्ययन करते हैं और किस प्रकार के एनवायरमेंट में रहते हैं उसका अध्ययन करते हैं। आया समझ में? तो जब भी हम बात करते हैं पारिस्थितिकी की तो क्या आएंगे, जैविक और अजैविक कारक, और जब पारितंत्र की बात करेंगे तो जैविक और अजैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। और देखिए इसकी बात करेंगे तो हम देखते हैं इसके अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, घटक का। अब देखना अंतर क्या है, तो जैविक घटक पारितंत्र किससे मिलकर बना है, तो इसके अंतर्गत हम लिखते हैं जैविक घटक, ठीक है, यानी बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, और एक होता है अजैविक घटक। अजैविक घटक यानी एबायोटिक कंपोनेंट। और कभी कभी हम सोचते हैं कि एक ही चीज है तो वहां हमने कारक पढ़े थे, बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर, और ये क्या है, घटक हैं, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। जब पारितंत्र की बात होगी तो किससे मिलकर बनता है, जैविक और अजैविक घटक से। जब पारिस्थितिकी की बात करेंगे तुलनात्मक अध्ययन करने में हमें भूलेगा नहीं कभी, और जब पारिस्थितिकी की बात करेंगे तो जैविक और अजैविक कारक से। उसमें हमने पढ़ा था जीवों का उनके वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन। इसमें एक जीव समुदाय का दूसरे जीव समुदाय के साथ और किस प्रकार के वातावरण में रहते हैं, उनसे संबंध कैसे, उनका अध्ययन कहलाता है पारितंत्र। अब जैविक घटक की इसमें बात करेंगे तो इसमें हम देखते हैं किसको पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे जैविक घटक जिसमें जीवन है, और हम देखते हैं किसमें पढ़ेंगे, उत्पादक, ठीक है, और हम देखते हैं उपभोक्ता और अपघटक, ये कहलाएंगे। जब इसकी बात करेंगे, जैविक घटक की बात करेंगे तो उसको हम बांट देते हैं उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। प्रोड्यूसर की बात करें, कंज्यूमर की बात करें और डिकम्पोजर्स की बात करें, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अब देखना पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। जबकि पारिस्थितिकी में हमने क्या पढ़ा था कि जैविक कारक कौन से होते हैं, तो पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म जीव। अब यहाँ पौधे किसके रूप में कार्य करेंगे, उत्पादक के रूप में, और जीव जंतु किसके रूप में कार्य करेंगे, उपभोक्ता के रूप में, और सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, अपघटक। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जैविक घटक में हमने परिभाषा क्या पढ़ी है, एक जीव समुदाय का दूसरे जीव समुदाय के साथ, यानी इस पर इनकी निर्भरता इन पर है, और हम देखते हैं इनकी निर्भरता इन पर है, यानी एक दूसरे के संबंध कैसे हैं और किस प्रकार के एनवायरमेंट है, उनका अध्ययन कहला जाएगा पारितंत्र। अब देखना उत्पादक, तो पारिस्थितिक तंत्र में हम देखते हैं उत्पादक क्या होते हैं, तो हरे पेड़ पौधे, ठीक है, हरे पेड़ पौधे हम देखते हैं क्या होते हैं, उत्पादक। या कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं कि हरे पेड़ पौधे होते हैं प्राथमिक उत्पादक, और पहले दे देंगे प्राथमिक उपभोक्ता, तो हम देखते हैं कि चाहे उत्पादक लिख दें चाहे प्राथमिक उत्पादक लिख दें, एक ही चीज़ है, क्योंकि उत्पादक एक ही होते हैं। तो हम देखते हैं उत्पादक क्या है, हरे पेड़ पौधे आते हैं। क्यों, क्योंकि हम देखते हैं इनमें क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक के अंतर्गत क्या आते हैं, हरे पेड़ पौधे। क्यों, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण को हम पढ़ चुके हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश, और हम देखते हैं क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के संयोग से कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये पढ़ चुके हैं। तो हम देखते हैं उत्पादक जो होते हैं, तो हम देखते हैं ये क्या करते हैं, ये हम देखते हैं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं। यानी पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक जो होते हैं उन्हें क्या बोल सकते हैं, स्वपोषी, ऑटोट्रॉफिक जिसे कहें, या स्वपोषी। अब क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कि पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक स्वपोषी कहलाते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। तो हम देखते हैं स्वपोषी कौन कहलाएंगे, जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करेंगे। और हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तीन में से कौन कर सकते हैं, तो केवल और केवल उत्पादक। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं उत्पादक होते हैं तो अपने भोजन का निर्माण करते हैं। अब हम देखते हैं कि उत्पादक के अंतर्गत कौन आए, हरे पेड़ पौधे, यानी हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी। अब
उत्पादकों के द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण करने का कार्य कौन करते हैं? उपभोक्ता। अब देखिए उपभोक्ता जो हम देखते हैं क्या होते हैं? स्वपोषी नहीं होते हैं, जबकि ये अपने भोजन के लिए अन्न पर निर्भर रहते हैं, या तो वनस्पतियों पर या अन्न पर। तो हम देखते हैं, इसीलिए हम देखते हैं इनको पोषण की प्रवृत्ति के आधार पर 3 वर्गों में बांट देते हैं। पहला प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है, और ये इसी को प्राइमरी कंज्यूमर बोल सकते हैं। दूसरा द्वितीयक उपभोक्ता या सेकेंडरी कंज्यूमर, द्वितीयक उपभोक्ता। और तीसरे की बात करेंगे तो सर्वोच्च उपभोक्ता, सर्वोच्च उपभोक्ता। ठीक है। अब यदि आ जाए कि उपभोक्ता क्या है, तो उपभोक्ता के अंतर्गत हम देखते हैं हरे पेड़ पौधे नहीं आते हैं, जबकि हम देखते हैं ऐसे जंतु जो अपने भोजन के लिए हम देखते हैं दूसरों पर आश्रित रहते हैं, उपभोक्ता वर्ग में रखा गया है। अब यदि क्वेश्चन आता है कि पारिस्थितिक तंत्र में उपभोक्ता वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो अब देखते हैं स्वपोषी, परपोषी, या परपोषी को ही बोल देते हैं मृतोपजीवी, परपोषी को ही बोल देते हैं विषम पोषी, है ना, यह हेटेरोट्रॉफिक। तो हम देखते हैं कि उपभोक्ता क्या होते हैं? परपोषी। अब देखिए उपभोक्ता वर्ग को हम देखते हैं पोषण की प्रवृत्ति के आधार पर 3 वर्गों में बांट देते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक या सर्वोच्च। अब देखना ये अपने अपने समझने की दृष्टि से कुछ पुस्तकों में आप हो सकता है पढ़ो 4 वर्गों में बांट दिया हो, तो सर्वोच्च में प्रथम, द्वितीय और तृतीय और सर्वोच्च कर दिया हो। लेकिन यहाँ हम 3 प्रकार से पढ़ेंगे तो आपके बिल्कुल क्लियर में आ जाएगा, चाहे जिस प्रकार से क्वेश्चन आपका आ जाए। तो हम देखते हैं, पहले तो हमें ये देखना है कि उत्पादक को पढ़ा, उत्पादक क्या होते हैं? स्वपोषी। अब उपभोक्ता क्या होते हैं? परपोषी, यानी अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं। और पोषण के आधार पर इनको हम बांट देते हैं, निम्नलिखित पार्ट में बांट देते हैं। अब पहले आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। अब प्राथमिक उपभोक्ता की बात करते हैं तो हम देखते हैं इसके अंतर्गत क्या आते हैं? वे जीव आते हैं जो अपने भोजन के लिए या अपने भोजन के लिए पूर्णतया वनस्पति उत्पादों पर आश्रित रहते हैं, क्योंकि उपभोक्ता की बात करते हैं तो किससे जुड़ी है? उत्पादक से। और उपभोक्ता का पहला वर्ग क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता। तो हम देखते हैं इनका संबंध किससे होता है? उत्पादक से डायरेक्ट। तो हम देखते हैं प्राथमिक उपभोक्ता ऐसे जीव या किसी पारितंत्र के ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए पूर्ण रूपेण वनस्पति उत्पादों या हम देखते हैं पेड़ पौधों पर आश्रित रहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। यानी यदि क्वेश्चन आ जाए कि पारिस्थितिक तंत्र में शाकाहारी जीवों को किस वर्ग में रखा गया है, तो उपभोक्ता वर्ग में। अब उपभोक्ता वर्ग में रखा गया तो कौन से उपभोक्ता? तो प्राथमिक उपभोक्ता। अब इसके अंतर्गत हम देखते हैं जितने भी शाकाहारी जीव आते हैं, गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, गधा, खरगोश, हिरन, यहाँ तक कि धरती का सबसे बड़ा स्तनी क्या होता है? हाथी। अब कभी कभी हम ये सोच लेते हैं अरे हाथी और प्राथमिक सर्वोच्च होगा, तो यहाँ पोषण की प्रवृत्ति पर रखते हैं तो हाथी क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं हाथी क्या खाता है? केवल और केवल वनस्पति उत्पादों को, है ना। जैसे हमने एक से कहा तो एक बच्चा कह रहा था सर वनस्पति कैसे खाता है? वो तो अनाज भी खाता है ना। तो हमने कहा अनाज शायद पेड़ में उगता है, ऐसा ही है ना। अब वनस्पति से मतलब क्या है? अनाज क्या है? पौधा है। तो हम देखते हैं अपने भोजन के लिए केवल और केवल वनस्पति उत्पादों पर निर्भर रहता है। और आपने देखा है हाथी, गाय, भैंस, बकरी जितने भी वेजिटेरियन होते हैं, शाकाहारी होते हैं, उस पूर्णतः शाकाहारी वर्गों को किस में रखा गया? प्राथमिक उपभोक्ता में, ठीक है। तो 2 प्रकार से यदि सरल क्वेश्चन आता है कि पारिस्थितिक तंत्र में शाकाहारी जीवों को रखा गया है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक सभी, तो उपभोक्ता, और उपभोक्ता के अंतर्गत तो प्राथमिक उपभोक्ता, है ना। अब हमें ये रटने वाली बात नहीं है, ये तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा जंतु कैसा है। गाय, भैंस, बकरी, है ना, ये सब क्या होते हैं? पूर्ण रूपेण शाकाहारी होते हैं और अपने भोजन में केवल और केवल वनस्पति उत्पादों को ही खाते हैं, ठीक है। अब देखना, जैसी हमने परिभाषा पढ़ी थी उसी प्रकार से संबंध है। अब द्वितीयक उपभोक्ता की, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? पारिस्थितिक तंत्र के वे जीव या किसी पारितंत्र के वे जीव जो अपने भोजन के लिए उत्पादकों तथा प्राथमिक उपभोक्ताओं दोनों पर निर्भर रहते हैं, हम देखते हैं द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। यानी पारिस्थितिक तंत्र के जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं वो क्या होते हैं? सर्वाहारी होते हैं। सर्वाहारी होते हैं यानी शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है आपका कि पारिस्थितिक तंत्र में मनुष्य की स्थिति है,
तो मनुष्य क्या है, सर्वाहारी है। और हम देखते हैं कि मनुष्य की स्थिति है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, सर्वोच्च उपभोक्ता। तो द्वितीयक उपभोक्ता, तो जितने भी हम देखते हैं सर्वाहारी की बात करें, मेढक की बात करें तो मेढक भी हम देखते हैं कीड़े मकोड़ों को खाता है, यानी द्वितीयक उपभोक्ता है। तो हम देखते हैं कीड़े मकोड़े क्या हो जाएंगे, प्राथमिक। तो हम देखते हैं मेढक भी क्या हो जाएगा, इसकी बात करें, भेड़िया की बात करें, द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। सर्प की बात करें, है ना, या मोर की बात करें, सभी द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएंगे। अभी आप समझना, अभी हो सकता है आपके मन में क्वेश्चन चल रहा हो, चाहे सर्प की देखिए बात करें, चाहे हम देखते हैं मेढक की बात करें, चाहे न्योला की बात करें, सभी क्या आएंगे, द्वितीयक उपभोक्ता में। अब आपको लग रहा होगा कि द्वितीयक में आएंगे तो फिर सर्प मेढक को खा लेता है, या मोर हम देखते हैं सर्प को खा लेता है। लेकिन द्वितीयक उपभोक्ता में सभी को इसलिए लिखते हैं क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र में सर्वोच्च उपभोक्ता के अंतर्गत केवल वे जीव आते हैं जिनको कोई खा नहीं सकता, जिनका कोई भक्षण नहीं कर सकता, और पूर्ण रूपेण मांसाहारी होते हैं। जैसे घास के मैदान की बात करते हैं तो बाज, है ना, बाज कभी घास नहीं खाता, मर जाएगा, लेकिन घास के मैदान का राजा होता है। तो बाज क्या है, पारिस्थितिक तंत्र का राजा है, और हम देखते हैं सर्वोच्च उपभोक्ता। बाघ की बात करें, शेर की बात करें, चीता की बात करें, है ना, तो हम देखते हैं इनको पारिस्थितिक तंत्र के, किसी भी पारितंत्र के ऐसे जीव जो सर्वोपरि होते हैं और जिनका भक्षण अन्य जीवों के द्वारा नहीं किया जा सकता, ये जब मर जाते हैं तो हम देखते हैं इनका केवल और केवल अपघटन होता है। और अपघटन क्या होता है कि जब ये मर जाते हैं तो जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ दिया जाता है, किनके द्वारा, अपघटनकर्ता के द्वारा। और अपघटनकर्ता के अंतर्गत कौन से आते हैं, तो हम देखते हैं जीवाणु, विषाणु, और ये क्या करते हैं, सड़े गले पदार्थों को मृत में बदल देते हैं। तो हम देखते हैं इसके अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो उत्पादक वर्ग होते हैं तो भोजन बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है, अब इन्होंने भोजन बना दिया तो हम देखते हैं जो उपभोक्ता वर्ग के होते हैं ये क्या होते हैं, परपोषी। तो ये भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं तो पूर्णतः अपने भोजन के लिए वनस्पति उत्पादकों पर आश्रित रहते हैं। अब जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं तो प्राथमिक उपभोक्ता और उत्पादकों पर आश्रित रहते हैं, यानी ये जो होते हैं तो सर्वाहारी होते हैं। और जो सर्वोच्च उपभोक्ता होते हैं तो अपने भोजन के लिए प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ताओं पर आश्रित रहते हैं, ना कि वनस्पति उत्पादकों पर। तो हम देखते हैं इस प्रकार से। अब जब जो सर्वोच्च उपभोक्ता होते हैं तो इनका हम देखते हैं क्या होता है, केवल और केवल अपघटन होता है, इनको कोई खा नहीं सकता। और अपघटन किसके द्वारा किया जाता है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा। अब आपका कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि पारिस्थितिक तंत्र का मेहतर, या स्कैवेंजर्स के नाम से दे देते हैं क्वेश्चन, स्कैवेंजर्स कहा जाता है या मेहतर कहा जाता है उत्पादक को, उपभोक्ता को, अपघटक को। तो अपघटक को क्यों, क्योंकि यदि ये ना हो, यानी सूक्ष्म जीव ना हो हमारी पृथ्वी पर, तो हमारी पृथ्वी सड़े गले मृत पदार्थों से भर जाए। और हम देखते हैं इनको नष्ट करने का कार्य कौन करते हैं, अपघटक, जिससे हम देखते हैं। और सफाई करने का कार्य किसका होता है, उसको मेहतर बोल देते हैं, तो स्कैवेंजर्स बोल देते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र का मेहतर किसे कहा जाता है, अपघटक को। और अपघटक के अंतर्गत क्या आते हैं, सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीवों को किस वर्ग में रखा गया, मृतोपजीवी। मृतोपजीवी क्या कहलाते हैं, या उसी को सेप्रोफाइट बोल देते हैं। तो ऐसे जंतु जो सड़े गले मृत पदार्थों से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं मृतोपजीवी कहलाते हैं। और मृतोपजीवी किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, अपघटन। अब देखना, अपघटन हुआ। अब अपघटन के बाद क्या होगा, जो सड़े गले मृत पदार्थ होते हैं तो इसका मिट्टी में मिल जाते हैं। अब मिट्टी में मिल जाएंगे तो पुनः उसका उपयोग पौधों के द्वारा कर लिया जाएगा। तो उत्पादक, उत्पादक से उपभोक्ता, उपभोक्ता से अपघटक। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पारितंत्र जो होता है चलता रहता है ना। तो जब भी पारितंत्र की बात करेंगे तो परिभाषा क्या हो जाएगी, एक समुदाय का, है ना, एक समुदाय का दूसरे जीव समुदाय के साथ तथा उनके वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन क्या हो जाता है, पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, तो जैविक घटक के अंतर्गत कौन आते हैं, जिनमें जीवन है, और कौन कौन से, तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक बनेगा। अभी हो सकता है आपको 1-2% डाउट हो, तो इसको अभी हम खाद्य श्रृंखला पढ़ेंगे तो उसमें और कन्फर्म हो जाएगा आपको बिल्कुल से। जो आपको यहाँ में पता है कि यहाँ पे आपको विडंबना आ रही होगी कि द्वितीयक में अभी हमें सही से समझ में नहीं आया है, तृतीयक में या सर्वोच्च में। तो जब तक हम पोषक स्तर को नहीं पढ़ेंगे, इसमें जो माइनर हमें समझ में ना आ रहा होगा, तो हम देखते हैं वहाँ पे बिल्कुल से आपको क्लियर हो जाएगा। इतना तो क्लियर है ना। तो हम देखते हैं जब भी पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक की बात होगी तो उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। अब यदि आ जाएगी पारितंत्र में मनुष्य की स्थिति है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक, तो द्वितीयक उपभोक्ता की, क्योंकि मनुष्य क्या है, सर्वाहारी। तो जितने भी सर्वाहारी होते हैं तो हम देखते हैं उनकी कौन से
किस में आते हैं, तो द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत। ठीक है, अब इसमें अजैविक घटक के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, तो इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं कार्बनिक पदार्थ, इसमें कार्बनिक पदार्थ यानी ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और अकार्बनिक पदार्थ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, और एक होते हैं जलवायवीय कारक जो हमने कल पढ़े थे, जलवायवीय कारक, तो ये आते हैं। अब यदि आ जाएगा कि पारिस्थितिक तंत्र के या पारितंत्र के अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं, ए कार्बनिक पदार्थ, बी अकार्बनिक पदार्थ, और सी जलवायवीय कारक, और डी सभी, तो सभी हो जाएंगे। ठीक है, तो इनमें ना तो इनमें जीवन है, ना इनमें जीवन है, ना इनमें जीवन है। कार्बनिक पदार्थ जिनमें कार्बन पाया जाता है ना, तो हम देखते हैं ये आपके कार्बनिक पदार्थ हो जाएंगे, जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ये सब क्या हो जाएंगे, कार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ तो हम देखते हैं जैसे मिनरल साल्ट की बात करें, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या हो जाएंगे, अकार्बनिक पदार्थ। जल भी क्या है, अकार्बनिक पदार्थ है। और जलवायु कारक के अंतर्गत ये जितने भी हम देखते हैं एटमॉस्फेरिक आपके फैक्टर आते हैं, जैसे कल हमने पढ़ा था जल, वर्षा, तापमान, आर्द्रता, है ना, प्रकाश, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, अब कोई बता सकता है कि पारितंत्र की परिभाषा क्या है, बिल्कुल बिना रटे, है ना। अब मान लो थोड़ी देर के लिए आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए आप बीएससी कर रहे हो या बीए कर रहे हो, अब आपके में आ जाए कि सीधा कि पारिस्थितिक तंत्र पर संक्षिप्त लेख लिखिए, गारंटी है आपको बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने यदि यहाँ पे समझ लिया है, आप इतने में ही आप 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज का वर्णन कर सकते हो ना। और हमें जो इस प्रकार से वर्णन करने में, डिस्क्रिप्शन करने में नंबर मिलेंगे, किताब का लिखने में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये समझा हुआ है, समझ पर आधारित है। तो पारितंत्र क्या है, एक जीव समुदाय का दूसरे जीव समुदाय के साथ, है ना, और हम देखते हैं एक जीव समुदाय के दूसरे जीव समुदाय के साथ संबंध कैसे हैं और किस प्रकार का वातावरण है, तो उनका अध्ययन किया जाता है। जबकि पारिस्थितिकी में क्या करते थे, जीवों का सीधे वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन जोड़ते थे। अब इसमें समुदाय क्या है, जैसे एक समुदाय ए हो गया, एक ए हो गया, तो एक इससे संबंधित है, ए इससे संबंधित है, तो सभी हम देखते हैं क्या है, संबंधित हैं। अब किस प्रकार के वातावरण में, वातावरण से घास के मैदान की बात हो रही है, जंगल की बात हो रही है ना, या जल की बात हो रही है, तो उनका एनवायरनमेंट हो जाएगा। तो ये हम देखते हैं इस प्रकार से। आया समझ में सभी लोगों के। अब थोड़ी इसी में हम चर्चा कर लें पोषक स्तर के बारे में, तो और कंफर्म हो जाएगा जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, फिर बाद में इसके नोट्स बनाएंगे। नोट तो करना नहीं है किसी को, वैसे भी वीडियो में भी देख सकते हो। अब देखिए, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल को पढ़ने से पहले हमें 2-3 चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो फिर हमें खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल नहीं बनेगा। तो एक आता है पोषक स्तर, ठीक है, पोषक स्तर। ये आपका क्वेश्चन पूछ देते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि एग्जाम में आएगा, चाहे आप जो भी एग्जाम दे रहे हों, चाहे कोई भी टेट की परीक्षा दे रहे हों, है ना, या फिर हम देखते हैं जिसकी भी सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जितने भी चैप्टर आते हैं सभी में इनमें पूछा जाता है, जिसमें भी साइंस आती है तो आपके पूछ लेते हैं इससे रिलेटेड, और हम रटते हैं तो गलती कर देते हैं। पोषक स्तर, तो पोषक स्तर की शुरुआत क्या होती है, तो जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए बात करें कि घास का मैदान है, तो हम देखते हैं घास, ठीक है, टिड्डा, ठीक है, हम इसकी बात करें मेंढक, ठीक है, अब बात करें सर्प, ठीक है, और बात करें, अब जब ये देखना होता है कि घास के मैदान की बात हो रही है तो घास के मैदान का राजा क्या होता है, बाज, ना कि बाघ, ये देखना है। अब पूछ लेंगे निम्नलिखित में से उपर्युक्त खाद्य श्रृंखला किसकी है, तो हम देखते हैं हमें तो राजा देखना है, राजा कौन है, बाज, तो बाज होता है घास के मैदान का राजा, ठीक है, भले ही यहाँ घास लिख दें, हरे पौधे। अब देखना, अब आ जाएगा कि उपर्युक्त खाद्य श्रृंखला में कितने पोषक स्तर हैं। ये पोषक स्तर की बात करते हैं तो शुरुआत कहाँ से होती है, उत्पादक से, उपभोक्ता से, सर्वोच्च उपभोक्ता से, प्राथमिक उपभोक्ता से, द्वितीयक से, इस प्रकार से। तो हम देखते हैं कहाँ से शुरुआत होती है, उत्पादक से। तो हमें सीधे बिल्कुल गिनती 1 2 3 4 5, क्वेश्चन क्या आ जाएगा सीधा, उपर्युक्त खाद्य श्रृंखला में कितने पोषक स्तर हैं,
ये उपर्युक्त खाद्य श्रृंखला को कितने पोषक स्तरों में बांटा गया है? तो हम देखते हैं 5। क्वेश्चन आएगा कि पोषक स्तर की शुरुआत कहाँ से होती है? उत्पादक से, उपभोक्ता से, अपघटक से? तो उत्पादक से, है ना। कभी कभी हम एक भूल जाते हैं कि कहाँ, यहाँ से हो रही है कि यहाँ से, तो हम देखते हैं ये हो गई, ठीक है। ये अब थोड़ी और कठिन क्वेश्चन बताएं। उपर्युक्त खाद्य श्रृंखला में, ठीक है, अब खाद्य श्रृंखला से मतलब क्या है? घास के मैदान की खाद्य श्रृंखला है तो क्या दर्शाती है? घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेढक खाता है, मेढक को सर्प खाता है और सर्प को बाज खाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि उपर्युक्त खाद्य श्रृंखला में मेढक, अंडरलाइन कर देंगे, मेढक की गहरे काले शब्दों में जो अंडरलाइन शब्द है उसमें पोषक स्तर जो मेढक है तो कौन सा उपभोक्ता है? मेढक की स्थिति जो है कौन से उपभोक्ता की है? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, सर्वोच्च उपभोक्ता। तो हमें उपभोक्ता कहाँ से देखना है? यहाँ उत्पादक हैं और हम देखते हैं ये प्राथमिक उपभोक्ता, ये द्वितीयक उपभोक्ता। तो आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है। सर्प की स्थिति पूछ लें तृतीयक, और यहाँ बाज की पूछ लें तो सर्वोच्च हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे अब आपने कहा था, आप सोच रहे होंगे कि वहाँ सर ने बताया था कि सर्प जो होता है द्वितीयक उपभोक्ता होता है, तो हम देखते हैं अब यहाँ क्या है। वहाँ हमने जो पढ़ा है तो सर्वोच्च किसको माना है? तीसरे को। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई भी खाद्य श्रृंखला है तो 5 पोषक स्तर भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके आधार पर है, लेकिन सर्प को हमें ये देखना है कि जैसा क्वेश्चन दिया गया हो उस हिसाब से हमें इसको सॉल्व करना, नहीं तो हम रट के कभी नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लो दिया है मेढक, ऐसा दिया है आपका मेढक, ठीक है, सर्प, ठीक है, मेढक, सर्प, और दे दिया है मान लो दे दें न्यूला, ठीक है, और दे दें सभी। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का सर्वोच्च उपभोक्ता है? कोई नहीं। क्यों? न्यूला है ही नहीं है पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र का हम देखते हैं सर्वोच्च उपभोक्ता की बात करते हैं, यह घास के मैदान का सर्वोच्च उपभोक्ता है, यह वन पारिस्थितिक तंत्र का सर्वोच्च उपभोक्ता है, तो न्यूला की तो कहीं कंडीशन ही नहीं है, या तो बाज आएगा या बाघ आएगा, यानी कोई नहीं, ठीक है। अब आ जाएगा कि उपर्युक्त मतलब निम्नलिखित में से कौन सा हम देखते हैं द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है, तो फिर सभी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्योंकि सर्वोच्च में उसी को लिखेंगे जिनका अन्य जीवों के द्वारा भक्षण नहीं किया जाता। अब देखना यह समझ में। अब और कठिन करें इसी को, क्वेश्चन को और कठिन कर दें। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? एक क्वेश्चन पहले हमने क्या देखा सबसे शुरुआत में कि उपर्युक्त खाद्य श्रृंखला में पहले पूछ लेंगे कि उपर्युक्त खाद्य श्रृंखला संबंधित है घास के मैदान से, वन पारिस्थितिक तंत्र से, ऐसा पूछ लेंगे। दोनों से कोई नहीं, तो हमें तो सर्वोच्च उपभोक्ता देखना है, बाज है तो घास का मैदान है, ठीक है। अब कंफ्यूज करने के लिए यहाँ घास ना लिख के क्या दे देंगे? हरे पौधे दे देंगे, ठीक है। अब देखना उपर्युक्त खाद्य श्रृंखला को कितने पोषक स्तर में बांटा गया है, तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पोषक स्तर की शुरुआत कहाँ से होती है? उत्पादक से, उपभोक्ता से, अपघटक से, तो उत्पादक से। अब यानी पक्का है कि काउंटिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से। अब आ जाएगा कि उपर्युक्त खाद्य श्रृंखला में कितने पोषक स्तर हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जितने काउंट कर लेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब उपर्युक्त खाद्य श्रृंखला में टिड्डा की स्थिति क्या है, मेढक की स्थिति क्या है, ऐसा। अब और कठिन करते हैं, जब कंफ्यूज करते हैं, जब हम रट के जाते हैं। अब क्या दे देंगे? क्वेश्चन को उन्होंने और बढ़ा दिया, दे दिया उपर्युक्त घास के मैदान की खाद्य श्रृंखला में, ठीक है। ऐसी लाइन आपके पास लिखी होगी, खाद्य श्रृंखला बनी होगी और लिखा होगा यदि उपर्युक्त घास के मैदान की खाद्य श्रृंखला में यदि टिड्डा घास को खाता है और टिड्डे को मेढक के द्वारा खाया जाता है तथा मेढक को सर्प के द्वारा खाया जाता है और सर्प को बाज के द्वारा खाया जाता है, तो हम देखते हैं कि मेढक की स्थिति होगी। तो हमें स्थिति इसकी नहीं देखना है जबकि इसकी पूछी गई है, तो हमें ये देखना है प्राथमिक, द्वितीयक उपभोक्ता। और यदि इसी को ऐसा दे देते कि उपर्युक्त खाद्य श्रृंखला में यदि घास को टिड्डा को मेढक और मेढक को सर्प खाता है तो सर्प की स्थिति कैसी होगी, तो फिर हम देख लेंगे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ता की। उपर्युक्त खाद्य श्रृंखला में हम देखते हैं बाज की स्थिति कैसी है, तो चतुर्थ या फिर सर्वोच्च हो जाएगी, बन जाएगा ना इस प्रकार से। अब और कठिन देंगे तो खाद्य श्रृंखला को अव्यवस्थित कर देते हैं। अव्यवस्थित कैसे कर देते हैं? जैसे उन्होंने दे दिया
उपर्युक्त खाद्य श्रृंखला में कौन सी खाद्य श्रृंखला सही खाद्य श्रृंखला है, कौन सा क्रम सही है ना। तो हमें ये देखना है, पहली घास, मेढक, टिड्डा, यानी मेढक को टिड्डा नहीं खाता, यानी ये वाली गलत है ना। दूसरी, घास, टिड्डा, मेढक, न्यूला को सर्प नहीं खाता है, जबकि सर्प को न्यूला खाता है, यानी ये वाली भी गलत है। अब घास, टिड्डा, मेढक, सर्प, न्यूला, बाज, ये वाली हो जाएगी ना। तो ऐसे पूछते हैं, अब बताइए बनेगा ना। तो जब तक हम समझते नहीं, अब सीधे हम लिखवा देते तो क्या है, नोट्स तो बन जाता। अब क्या करते हैं कि मान लो हम नोट्स आपको सीधे लिखवा दें और ना समझाएं तो आपको हो सकता है, अब मान लो हम नोट्स बनवाएंगे आपको, जब नोट्स बनवाएंगे तो जो आपको नोट्स में गलती करना है, या कभी कभी टीचर जो क्या है कि हो सकता है कि उसके द्वारा मतलब कुछ शब्द गलत निकल जाएं, कि मान लो लिखवाना कुछ और है, लिखवा कुछ और रहा है, तो आप उस पर ये बोल देते हैं कि सर आपने ऐसा बोला था। क्यों? क्योंकि हम पहले क्या होता है कि लिखने से पहले समझ लेते हैं, है ना। और हम देखते हैं कि जब लिखते हैं तो किसी विषय वस्तु का हम देखते हैं 10% अंश याद हो जाता है। ये साइंटिफिक रीजन है, जब भी हम नोट्स बनाते हैं तो 10% उसका अंश लिखते समय याद हो जाता है। ठीक है, तो बनेगा। अब समय पर्याप्त हो गया। अब बताइए किसी के कोई डाउट हो, हमें बिल्कुल नहीं देखना है ना, बिल्कुल संकोच करना है कि कैमरा चल रहा है। अरे क्वेश्चन है, पूछो, क्वेश्चन नहीं तो हो रहे हैं, है ना। बिल्कुल नहीं, हम तो पढ़ के आते हैं और हमारा तो ये रहता है कि बढ़िया पूछिए, पूरी एनर्जी के साथ पढ़िए, और जब हम कोचिंग से जाएं तो कोचिंग के जाने के बाद हमें ये लगे कि आज हमने कुछ पाया है या नहीं पाया है। यदि ये कैलकुलेट करते हैं तो वास्तव में हम कुछ सीख रहे हैं, नहीं तो हमारा सीखना सही नहीं है ना। हम तो ये कहते हैं कि कोई भी, है ना, कोई भी टीचर आपको पढ़ाता है, ठीक है, मान लो आपको लग रहा है कि चलो भैया ऑनलाइन क्लास चल रही है या कैमरा लगा हुआ है, कोई बात नहीं, बाद में सर से डिस्कस कर सकते हो, है ना। मन में नहीं रखना है कि मन में लेके जाए कि काश शब्द को बिल्कुल त्यागना है, नहीं तो काश ये छोटे में भी होता आ रहा है कि टीचर ने पढ़ाना शुरू किया, टेंस बनते हैं, बिल्कुल एक ने हाथ उठाया सभी ने मुंडी उठा दी, आओ। अब बाद में धीरे धीरे एक्टिव पैसिव आने लगे, उससे पहले उन्होंने पूछा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सभी पहचान लेते हो, हाँ, 2-3 ने बोला बनते हैं, बिल्कुल। और जब इसके बाद एक्टिव पैसिव स्टार्ट किए तो पूछा भैया ऑब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, तो धीरे धीरे सब। तो क्या होता है कि वो छोटे दिन थे, ठीक है, जब हम छोटे थे, ठीक है, अब बड़े हैं तो हो सकता है कि हम में दिमाग भी विकसित है, और हम देखते हैं हो सकता है कि जो हम जिंदगी में चीज़ नहीं सीख पाए हों 10 सालों में, 15 साल में, और हो सकता है कि कंपटीशन का टीचर आपको 2 दिन में चीज़ सिखा दे, है ना। तो बुराई किसी में नहीं। आपने देखा होगा कि लोग पढ़ते हैं, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, ज़रूरी थोड़ी है कि सबको सर्विस करना है, ज्ञान तो प्राप्त करना है ना, ज्ञान तो प्राप्त करना है ना। तो ज्ञान के लिए पढ़ रहे हैं, और जिस दिन हम ये सोच लेंगे कि ज्ञान प्राप्त करना है तो सर्विस जल्दी लगेगी। और आशाएं क्या होती हैं, बच्चा हुआ, उनने कह दिया 16 साल का हो जाएगा, 16.5 साल का हो जाएगा, MER में फॉर्म डालेगा, 18 साल की उम्र में पुलिस का फार्म डाल सकता है, ये कर सकता है, तो आशाएं ज़्यादा हो जाती हैं। तो बच्चे जैसे सचिन से आशाएं नहीं लगा देते, आज तो शतक मारेगा तो डिप्रेशन में आ जाता है 99 पे, है ना। तो ये होता है, तो हमें कोशिश ही करना है, जब हम अच्छा करेंगे, बिल्कुल है ना। तो कोशिश कीजिए, बढ़िया पढ़ के आइए, गारंटी है, कोई कठिन बात नहीं है, चाहे विज्ञान हो चाहे जीके हो, हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, है ना। इसीलिए हम कहते हैं पढ़ के आओ। तो पढ़ के आने से क्या होता है, हम क्वेश्चन क्यों बीच बीच में करते हैं, ताकि आपको आते समय लगे कि साइंस के सर खराब हैं, वो क्वेश्चन करते हैं। ऐसा ना हो हमारी भी इमेज 30-40 बच्चे बैठते हैं, हमसे भी कल पूछ दें तो चलो देख लें 5 मिनट, तो कम से कम आते समय देखते तो हैं। जैसे आप कॉलेज ज्वाइन किए हो, संस्था ज्वाइन किए हो, कहीं भी जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो घर आते हैं और स्कूल जाते समय बच्चे क्या करते हैं, मम्मी पापा यही पूछते हैं ना कि बेटा होमवर्क मिला, अरे मैथ वालों ने कुछ नहीं दो, ठीक है, ये जीके वालों ने कुछ नहीं दिया है, साइंस वालों ने दिया है यार, देख लें 5 मिनट के लिए। तो क्यों, बच्चा जिज्ञासु हुआ, उसने देखा कि सर पूछ ना लें, तो उसने पूछ ना लें, इसलिए उनने याद किया, ठीक है। तो कोशिश करना है, बढ़िया कल पढ़ के आना, और अच्छी तरह से पारिस्थितिकी को भी पढ़ना तुलनात्मक रूप से, और पारितंत्र को भी पढ़ना। आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है।